समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के समय में उपभोक्ताओं के लिए अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझना बहुत जरूरी हो गया है। बाजार में लगातार नए नए उत्पाद आ रहे हैं और अब ये उत्पाद सिर्फ बाजारों में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं। भ्रामक लेबलिंग और गलत जानकारी से बचने के लिए उपभोक्ताओं में जागरूकता होना बेहद जरूरी है। सरकार ने उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापारिक गतिविधियों, भ्रामक प्रचार और हानिकारक उत्पादों से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता कार्य विभाग कई जागरूकता अभियान चलाता है। इनमें जागो ग्राहक जागो एक प्रमुख अभियान है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए की स्थापना 24 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और उन्हें अनुचित व्यापारिक गतिविधियों से बचाना है। तो पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता यानी मिसलीडिंग लेबलिंग एंड कंज्यूमर राइट्स अवेयरनेस। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI में साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामासामी। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी जो है फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करके अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो अनुपम जी, सबसे पहले आपसे हम सवाल जानना चाहेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है। क्या आप हमें आसान भाषा में समझा सकते हैं इस कानून की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और यह कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है? मुकेश जी और सभी श्रोतागण, हम सभी लोग पिछले दशक में जो ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस में जो वृद्धि हुई है उससे भली भांति परिचित हैं। जी बिल्कुल। इस वृद्धि ने जहां एक और हमारे जीवन को सुगम बनाया है, आसान बनाया है, वहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कई नए चैलेंजेस को खड़ा किया है। उन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए 2019 में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया। ये 1986 के एक्ट को रिपील करके आया था। इसमें कई विशेषताएं हैं, कई इसमें खूबियां हैं, पर आज मैं 4 विशेषताओं को आपके दर्शकों को, श्रोताओं को बताना चाहूंगा। जिनमें पहला है कि इसमें उन्होंने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA की स्थापना की है। इसका मुख्य कार्य है कि कंज्यूमर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके विषय में क्लास एक्शन ले जाए। मतलब हर एक कंज्यूमर को अपनी ग्रीवांसेस से खुद ना जाना पड़े कोर्ट में, कचहरी में, या CCPA उनका स्वयं संज्ञान लेता है और क्लास एक्शन लेता है। दूसरी विशेषता है कि इसमें ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में लाया गया। तीसरा इसमें जो विशेषता है कि जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी का क्लॉज, कि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, उसका सेलर, यदि उसके प्रोडक्ट में कोई दोष पाया जाता है तो उसके लिए लाइबल बनाया जाता है। और चौथी जो सबसे अच्छी विशेषता है ऑनलाइन केस फाइलिंग की। कंज्यूमर कमीशंस में अपनी ग्रीवांसेस को ऑनलाइन कहीं भी फाइल कर सकता है। जी, बहुत बहुत आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। कविता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे भ्रामक लेबलिंग से क्या मतलब हो सकता है? आप आम उपभोक्ता इसे रोजमर्रा में कहां-कहां देखता है?
अच्छा। हमारा एक रेगुलेशन है एडवर्टाइजमेंट एंड क्लेम्स के ऊपर, उसमें हमने अच्छा तरह डिस्क्राइब किया कैसे कैसे एफबीओ क्लेम्स प्रोडक्ट के ऊपर ले सकते हैं करके। उसमें हेल्थ क्लेम्स है, न्यूट्रिशन क्लेम्स है, कंडीशनल क्लेम्स है, इक्विवेलेंस क्लेम्स है, मतलब इस तरीके से बहुत प्रोविजन है एफबीओ को क्लेम्स प्रोडक्ट के ऊपर लेने का। उसमें हम बता रहे वो ट्रूथफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका साइंटिफिक बैकअप होना चाहिए, क्योंकि एक क्लेम प्रोडक्ट को ऐसे नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट खाने में वो मील का रिप्लेसमेंट होगा, हमारा बैलेंस डाइट को वो फुलफिल करेगा, और मतलब वो क्लेम इस तरीके से नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट एक्सेस खाएगा। तो कुछ चीज हम उसको मिसलीडिंग क्लेम, प्रोहिबिटेड क्लेम करके रखा है। मतलब वो अगर उस प्रोडक्ट से वो बेनिफिट नहीं आ रहे, से इम्यूनिटी बूस्टर और कुछ टॉल क्लेम्स बोलते हैं हम, वो प्रोडक्ट का बिल्कुल फॉल्स क्लेम, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। हमारा उसका पेनाल्टी प्रोविजन भी है अगर कोई मिसलीडिंग क्लेम ले रहा है इन प्रिंटेड मोड और इलेक्ट्रॉनिक मोड में। हमारा एक पोर्टल है फोर्सकास्ट करके, उधर अगर कोई भी एनी स्टेक होल्डर अगर कहीं भी मिसलीडिंग क्लेम्स है वो लोग उसको डाल सकते हैं। हम सुओ मोटो उसको एग्जामाइन कर रहे हैं एंड हम उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं एफबीओ को उस तरीके से क्लेम्स को बदलने का। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली से, रमाशंकर वाजपेयी। रमाशंकर जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी, बताएं क्या सवाल है आपका। हाँ, मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो भ्रामक लेवल है, जैसे दवाइयों के यूज में आता मगर इसको नशे में भी परिवर्तित कर देते हैं, तो कैसे पता लगेगा कि ये नशा है या दवाई है? जी कविता मैम बताएं, क्या जवाब देना चाहेंगे इसका। दवाई के लिए मतलब हमारे पास न्यूट्रास्यूटिकल करके एक रेगुलेशन है, फंक्शनल फूड्स, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, मेडिकल यूज करके, उसमें हमने कैसे क्लेम होना है करके भी क्लियरली दे रखा है। अगर वो क्लेम कुछ प्रिवेंशन तरह नहीं होना चाहिए, मतलब डिसीज को क्यूर करेगा, डिसीज को दूर रखेगा करके नहीं होना चाहिए। उसका मतलब डिसीज को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब सपोर्ट हेल्थ करके कर सकते हैं। से अगर हम कैल्शियम का दवाई ले रहे हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस को मतलब प्रिवेंट रिस्क को रिड्यूस करने का सपोर्ट करेगा करके ले सकते हैं। अगर सोडियम तक बहुत कम प्रयोग होने में बीपी नहीं आएगा, उस तरीके से हम क्लेम्स ले सकते हैं। वेरस हम के डिसीज को पूरा बंद करेगा करके नहीं हो पाएगा, वो भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए। डॉक्टर रिकमेंडेड है, उस तरीके से भी नहीं होना चाहिए। कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स मतलब फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस के लिए हम बता देते, वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे लेना चाहिए करके। जी बिल्कुल। और अनुपम जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि सीसीपीए यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की भूमिका क्या है? पिछले एक साल में सीसीपीए ने कौन सी बड़ी कार्रवाइयां की हैं? सीसीपीए की स्थापना जुलाई 2020 में हुई थी। पिछले 5 वर्षों में इसने करीब 500 से ज्यादा नोटिसेज इशू की हैं। बहुत बड़ी कार्रवाई। और ये जो नोटिसेज हैं विशेष रूप से जहां भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स या वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स पाया गया है, उन क्षेत्रों में ये नोटिसेस दिए गए हैं जहां कंज्यूमर्स का एज ए क्लास उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी था। कुछ जो बड़ी कार्यवाही हुई है वो है, सबसे बड़ी है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। हम सब जानते होंगे बहुत ही मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आते थे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लेम करते थे कि जब यूपीएससी का रिजल्ट आता था हमारे इंस्टीट्यूट से 500, 600, 300 बैनर लगे होते थे। इनफैक्ट यदि आप सारे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट एडवर्टाइजमेंट करते थे, यदि आप उनके छात्रों की संख्या ऐड कर ले तो यूपीएससी के सिलेक्शन से भी कई बार ज्यादा हो जाती थी। तो इनको करीब 50 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर एक्शन लिया गया, जिसमें कई बड़े नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं।
दूसरा जो बड़ी कार्यवाही सीसीपी ने की है पिछले वर्षों में वो है डार्क पैटर्न को लेकर। डार्क पैटर्न ये है कि जब हम किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो जो चीज़ हम ना करना चाहें, हमें लगता है कि जब हम उस प्लेटफॉर्म से बाहर होते हैं वो चीज़ हमसे अनायास भूलवश हो जाती है, तो उनको डार्क पैटर्न कहा जाता है कि इस तरह प्लेटफॉर्म की डिज़ाइन की जाती है। तो कई जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं जिसमें जेप्टो है, इंडिगो है, बुकमाईशो, स्पाइसजेट, इनमें इन डार्क पैटर्न को चिन्हित किया गया, उन पर कार्यवाही की गई है। एक जो और बड़ी कार्यवाही सीसीपी ने की है वो जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो बैंड प्रोडक्ट्स थे जैसे वॉकी टॉकीज, ड्रोन जैमर्स, एक्सप्लोजिव जो बेचे जा रहे थे जिसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया जैसे नामी प्लेटफॉर्म्स थे, उन सब पर भी कार्यवाही की गई है। तो कुछ बड़ी कार्यवाही है जो सीसीपी ने पिछले वर्षों की है। और एक और श्रोता हमारे साथ बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं, अमित आंचल। अमित जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मेरे ये सवाल था सर कि जैसे भारत में इतना उत्पादन के हिसाब से, खपत के हिसाब से, जैसे कि दूध जो है पेय पदार्थ, इसका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और खपत उससे भी दुगना होता है। इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो खाद्य पदार्थ है वो सही है या गलत है? इसमें ना बहुत लोगों पर हानिकारक, स्वास्थ्य पर हानिकारक असर पड़ता है। इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे? अभी एक शोध हुआ था, न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ था, इस पर थोड़ा सा आप इसका बता दें। जी कविता मैम, आपसे सवाल है ये। इनका कहना यह है कि दूध की बात ये कर रहे हैं कि उत्पादन जितना है खपत उससे ज्यादा है, तो उत्पादन और खपत का जो ये गड़बड़ी है किस तरह से ये पूर्ति हो पाती है, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, दूध के ऊपर मिलावट उसका कैसे करना है करके। जी FSSAI का। हाँ जी, देखिए हमारे पास दूध का प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड है। वो कौन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, FBO उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास भी पूरा टेस्टिंग मैकेनिज्म भी है। हम सर्विलेंस सैंपल उठाते हैं, उसमें FBO को पीनलाइज नहीं करते, उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं। अगर लीगल सैंपल हम लेते तो उसमें कुछ सबस्टैंडर्ड निकल के आ रहा है, मतलब उसका क्वालिटी पैरामीटर में कॉम्प्रोमाइज है, फिर हम उनको पेनाल्टी देते हैं। अगर कुछ अनसेफ निकल के आ रहा है, मतलब कुछ पेस्टिसाइड है, कुछ डिटर्जेंट है, कुछ हजार्डस सब्सटेंस, मतलब हमारा शरीर को बिल्कुल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करने वाला, उसको हम प्रोसिक्यूशन करेंगे। इस तरीके से हाई रिस्क कमोडिटी बोलते हैं हम, दूध तरह हाई रिस्क कमोडिटी को हम पूरा स्टेट्स को दे रखा है। सैंपल उठाना जरूरी है, हमको रिपोर्ट एनुअली 2 बार जमा करना है। फूड बिजनेस ऑपरेटर, पूरा फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेसिग्नेटेड ऑफिसर को भी हम टारगेट दे रखे। हम 4 बार मिलते, सारे फूड सेफ्टी कमिश्नर्स हेडक्वार्टर में आते रिपोर्ट देने का। उसमें इस तरीके से उन्होंने कैसे सर्विलेंस एक्टिविटी किया, कैसे अडल्ट्रेशन को हॉटस्पॉट किधर है करके कैसे पकड़ा, कितना एनफोर्समेंट सैम्पलिंग किया है करके वो लोग हमको शेयर करना चाहिए। इसके अलावा भी हम अवेयरनेस भी बहुत दे रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स फार्मर्स को भी नहीं पता होता है किस तरीके से, मतलब बहुत कुछ सोशल मीडिया में भी ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, वो सारा नॉट पॉसिबल है। मतलब दोनों तरीके से भी है, एक तरफ बहुत डरने का जरूरत भी नहीं है। ऑल्सो हमारा दूध बहुत प्रोड्यूसिंग कंट्री, इंडिया वन ऑफ द टॉपर्स, तो ज्यादा मिलावट का भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आधा नेगेटिव न्यूज है, आधा में हम बहुत आगे वॉट एवर वे में हमको प्रिवेंट कर सकते हैं। वी आर डूइंग दैट एट द फुलेस्ट पॉसिबल। जी बिल्कुल। तो जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बताना चाहेंगे कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, और आज हम भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता पर चर्चा कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के में साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामासामी। अनुपम जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। ई जागृति की शुरुआत 1 जनवरी 2025 को हुई थी
और ये उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर सामने आया है। तो ई जागृति ने उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज कराने और उसका समाधान पाने की प्रक्रिया को किस तरह से आसान बनाया है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है जी। और ई जागृति ने कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम में कई महत्वपूर्ण एवं आधारभूत सुधार किए हैं। अब ई जागृति के माध्यम से कोई भी कंज्यूमर कहीं से भी बिना कंज्यूमर कमीशन ने फिजिकली जाए हुए अपने घर बैठे अपना केस दाखिल कर सकते हैं। बहुत बड़ी सुविधा। उसका पेमेंट कर सकते हैं और हर एक स्टेज पर उनके केस की क्या प्रगति हो रही है, कब वो लिस्ट हो रहा है, कब उस पर ऑर्डर आ रहा है, उसमें समन इशू किए जा रहे हैं, सारी जानकारी उनको घर बैठे मिल सकती है। और बिना कमीशन गए हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंज्यूमर कमीशन में अपना पक्ष भी रख सकते हैं और न्याय भी पा सकते हैं। इस व्यवस्था में जब से हमने इसको जनवरी 2025 से लागू किया है, 5 लाख से ज्यादा नए हमारे साथ इसमें कंज्यूमर्स जुड़े हैं, इसमें करीब 4000 से ज्यादा एनआरआईज हैं। अब इसमें जो वीसी फैसिलिटी दी गई है उसके माध्यम से विदेशों में भी जो बाहर मतलब एनआरआई जो बाहर से इंडिया आए, सामान खरीदे और बाहर गए, उनका कोई कंज्यूमर डिस्प्यूट है तो यूएसए, चाइना, दुबई, कई ऐसे देश हैं जो हमारे वीसी के माध्यम से न्याय प्राप्त कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज है कि ई जागृति के माध्यम से जो कंज्यूमर कमीशन के ऑर्डर हैं उनकी लोकल लैंग्वेज में, मराठी में, गुजराती में, तमिल में, जो भी भारतीय भाषाएं हैं उनमें कंज्यूमर्स को दिए जाते हैं। ये बहुत बड़ी पहल है। और एक और श्रोता हमारे साथ महाराष्ट्र के श्रोता जुड़े हैं, श्रीकांत जाखड़े। श्रीकांत जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, नमस्कार जी। श्रीकांत जी, सवाल जाखड़े बोल रहा हूँ पुणे महाराष्ट्र से जी। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज वगैरह खरीदते हैं तो वो फ्रेश है या फिर सेकंड हैंड है जी। तो ऊपर से तो लेबल सेम रहता है, तो इसके समाधान का क्या मतलब तरीका क्या है? मतलब कविता मैम, आपसे सवाल है ये। मतलब एनी प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ हम अथॉरिटी डिटरमाइन नहीं करेंगे, मतलब उसका प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर में और रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर में कितना दिन रहेगा, 1 साल और 6 मंथ्स, वो एफबीओ टेस्ट करके वो प्रोडक्ट का नेचर के हिसाब से वो एक्सपायरी डेट देता है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी देना जरूरी है, मैंडेटरी है। सेम वे डेट ऑफ एक्सपायरी भी देना जरूरत है। वो शेल्फ में मतलब वो रिटेलर भी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। हमारा नोटिस पे आ रहा तो उनका मतलब प्रोसिक्यूशन विल बी इन प्लेस। ये कंज्यूमर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम लेबल नहीं देखते जनरली। अगर इंडिया में ये प्रैक्टिस है, मतलब हम लेबल में इतना ध्यान नहीं करते, तो हम भी चेक करना पड़ेगा एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है करके। इसीलिए सेकेंड हैंड प्रोडक्ट उस तरीके से पॉसिबल नहीं है, मतलब क्योंकि एक पैकेट प्री पैकेज्ड फूड का लेबल का वो है, कुछ टैम्पर बिना टैम्परिंग का कंटेंट बदल नहीं सकते, इसीलिए रीपैकिंग ऑल ये सारा पॉसिबल नहीं है। इसका पनिशमेंट भी है। जी अनुपम जी, क्या मंत्रालय की ओर से उपभोक्ताओं के लिए कोई राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है? जितने भी उपभोक्ता हैं उनका यह अधिकार है कि उनकी किसी भी वस्तु से, किसी भी सेवा से जो खरीदते हैं, कोई शिकायत हो तो उस शिकायत का निवारण करवाना जी। इसके लिए उपभोक्ता मंत्रालय विभाग एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो कि 1915 है, ये टोल फ्री है जी। इसमें आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। यह 17 भाषाओं में उपलब्ध है जी। इसके साथ ही साथ ये हमारे पोर्टल पर और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। व्हाट्सएप नंबर है 88001915। ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एक प्री लिटिगेशन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। हम सलाह ये देते हैं कि यदि आपकी कोई शिकायत है तो सबसे पहले आप उस कंपनी से शिकायत करें। यदि वहाँ डिले होता है या जो उसका जो समाधान है आपके अनुरूप नहीं है, तब आप एनसीएच में आकर शिकायत कर सकते हैं। और ये व्यवस्था पूर्णतया निःशुल्क है और पिछले 1 वर्षों में
एनसीएस के माध्यम से करीब 90 करोड़ रुपए का लोगों को रिफंड भी किया गया है। जी। और व्हाट्सएप पर हमें एक सवाल मिला है राजेश नेमा सिंहपुर बेड़ा से। उन्होंने सवाल किया है, नकली घी और नकली पनीर की समस्या जो मार्केट में इतना नकली पनीर जो है वो उपलब्ध हो रहा है, उसके लिए सरकार के क्या प्रयास हैं? तो कविता जी, आपसे सवाल ये रहेगा। हाँ जी, नकली घी करके बहुत मतलब रेयर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम घी में कुछ मिलावट करने के, अगर वनस्पति मिलावट हो रहा है, वनस्पति में जरूर तिल का तेल थोड़ा सा रहना चाहिए, क्योंकि उसका फ्लेवर एविडेंट होगा। इसीलिए घी में वनस्पति मिलावट होता तो इजीली पकड़ सकते हैं। फिर हमारे पास एक अच्छा टेस्ट मेथड भी है। अगर कुछ वेजिटेबल फैट घी में ऐड हो रहा है बीटा सिटोसिरॉल करके, उसका प्रेजेंस के थ्रू हम अडल्ट्रेशन को पकड़ सकते हैं, मतलब घी में मिलावट हुआ करके वो इजीली पता कर सकते हैं हम। और उसके अलावा हम अभी रिसेंटली फैटी एसिड कंपोजिशन बोलते हैं, वो यूनिक होता है, वो भी घी के लिए हमने नोटिफाई किया, वो और अच्छा है, मतलब मिलावट को अच्छी तरह पकड़ सकते हैं। इसीलिए इतना इजी नहीं है घी में मिलावट करने का। एनालॉग पनीर को मैं बता देता हूँ। पनीर का हमारे पास स्टैंडर्ड है, कैसे इमिटेशन चॉकलेट तरह होता है, मतलब कोकोआ कम होता है, उसमें चीनी ज्यादा होता है। इमिटेशन चॉकलेट भी ग्लोबली अवेलेबल है। सेम तरीके से एनालॉग पनीर में भी हमने प्रोविजन दिया है, मिल्क फैट के अलावा वेजिटेबल फैट ऐड कर सकते करके। फिर इसमें भी कुछ चर्चा हो रहा है, कैसे पता करेंगे, लोगों को कैसे पता, मतलब पनीर, पैक्ड पनीर रिलायबल वेंडर से हम खरीदेंगे तो हमको पता है पनीर है, तो रेस्टोरेंट में खाएंगे तो वो लोग रिवील करना पड़ेगा हमको ये एनालॉग है और पनीर है। इसके ऊपर हम अभी चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरफ से बेनिफिट है अगर लोगों लैक्टोस इंटॉलरेंस हम बोलते हैं, मतलब वो लोग मिल्क रिलेटेड स्टफ को नहीं लेते, उन लोगों का अच्छा है एनालॉग। फिर भी बहुत कंप्लेंट्स भी आया हमको, क्योंकि टेस्टिंग मेथडोलॉजी नहीं है, इसीलिए हम इसको थोड़ा रिविजिट कर रहे हैं इस तरीके से एनालॉग को। अनुपम जी, हम अक्सर उत्पादों और विशेष रूप से सोने के आभूषणों पर BIS हॉलमार्क देखते हैं। ये हॉलमार्क क्या होता है और ये किस बात की पुष्टि करता है? BIS का जो हॉलमार्क है, ये सोने की शुद्धता की गारंटी देता है जी। इसमें बेसिकली 3 निशान हैं। एक है BIS का लोगो, जो एक तिकोना सा चिन्ह होता है, जो शुद्ध करता बताता है कि इस आभूषण की शुद्धता प्रमाणित है। दूसरा जो होता है वो गोल्ड का कितना कैरेट है ये बताता है। तीसरा एक उसमें 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। ये हर एक आभूषण का यूनिक कोड होता है और ये उसकी शुद्धता बताता है। और आप चाहें तो ये जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है, ये BIS केयर ऐप, जो एक BIS के ऐप में है, उसमें यदि आप डालेंगे तो उसके सारे डिटेल्स ही आपको दे देगा। तो जब भी आप सोने की कोई भी चीज खरीदें, हम सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे वो BIS का हॉलमार्क जरूर देखें, ये शुद्धता का प्रमाण देता है। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिमाचल प्रदेश के शिमला से राकेश। राकेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। जी, सवाल पूछिए। जी, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे हम कंपनी में से शिकायत करते हैं, क्या हमें लिखित में क्या बोलते कंप्लेंट करनी पड़ती है, या फोन पे जो है जो MS पे हम क्या बोलते कंप्लेंट कर सकते हैं, या हमें लिख के देना पड़ता है? ये मेरा प्रश्न है। जी अनुपम जी, पूछिए। आप बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है राकेश जी। आपकी कोई भी शिकायत है तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन आप 1915 पर फोन करके कर सकते हैं। आपको उसे राइटिंग में देने की कोई जरूरत नहीं है। पर सबसे पहले आप अपनी कंपनी से शिकायत कीजिए। यदि कंपनी में भी आप फोन नंबर है, उनके कस्टमर केयर नंबर दिए होते हैं, वहां कीजिए। वहां आप लगता है कि आपकी शिकायत का सही निवारण नहीं हुआ तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, जो कि प्री लिटिगेशन मतलब कि कोर्ट कचहरी में जाने से पहले की एक व्यवस्था है, आप वहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, सिर्फ एक फोन पर, और अपनी भाषा में, हिंदी में आप दर्ज कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया शिकायत सुविधा दी गई है। और कविता जी, आपसे जानना चाहेंगे, हर्बल दवा के नाम पर शीशी बेची जा रही हैं जिस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसकी शिकायत कहां पे की जाए?
हाँ, इसका हमारा एक कंज्यूमर ग्रीवेंस पोर्टल भी है। उसमें अगर इस तरीके से प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, आप फोटो के साथ हमको भेज सकते हैं। और मैंने बोला लाइसेंसिंग अप्लाई करने का हमारा फॉस्कॉस पोर्टल भी है, उसमें भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ऑल दिस इज मिसलीडिंग, मिस ब्रांडिंग रिलेटेड, अगर ये क्योंकि एक्सपायरी मैंडेटरी देना चाहिए, इस तरीके से नहीं है तो ये मतलब पनिशेबल ऑफेंस है। इसको आप ये ग्रीवेंस पोर्टल के थ्रू हमको अप्रोच कर सकते हैं और फॉस्कॉस पोर्टल में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को आप कर सकते हैं, हेडक्वार्टर को लिख सकते हैं। अगर ये कंप्लेंट मतलब लाइसेंस कुछ स्टेट में दिया है और सेंट्रल में दिया है, वो स्टेट कोड के हिसाब से कंसर्न डेसिग्नेटर ऑफिसर और कंसर्न फूड सेफ्टी कमिश्नर को अप्रोच करके दे सकते हैं आप। हम उसको एग्जामिन करेंगे, मतलब वो फूड बिजनेस ऑपरेटर को हम लिखेंगे करेक्टिव एक्शन के ऊपर, अगर नहीं ले रहे तो उसके बाद हम फर्दर एक्शन ले लेंगे। अनुपम जी, पैकेज पर कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, कानूनी रूप से जरूरी है? और जैसे एक्सपायरी, बैच नंबर, निर्माता का पता, अगर ये ना हो तो उपभोक्ता क्या करे? पैकेज पर कई, एक तो फूड सेफ्टी एक्ट में पैकेज पर कई डिटेल्स फूड रिलेटेड देने की अनिवार्यता है। उसके साथ साथ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में पैकेज कमोडिटी रूल्स में भी कई डिक्लेरेशंस देने जरूरी होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है एमआरपी, उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, वो प्रोडक्ट किस देश का बना हुआ है, कहाँ से है, मैन्युफैक्चरर्स नेम एंड एड्रेस, नेट क्वांटिटी 1 किलो है, वजन उसका कितना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और उसके कस्टमर केयर डिटेल। इनफैक्ट यदि जो उपभोक्ता है कोई भी सामान खरीदने से पहले उसके पैकेज पर दिए हुए सारे डिटेल्स यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो उनको उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कई जानकारियां उनको मिल सकती हैं। और अंत में जानना चाहेंगे कि एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या है? एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान है कि पहला, पैकेज कमोडिटी में दिए गए सारे डिटेल्स को अच्छी तरह पढ़ता है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी सामान खरीदने से पहले उसका बिल लेता है। तीसरा, यदि उसके कोई शिकायत है तो उसके निवारण के लिए शिकायत करता है अपने ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू। ये 3 जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान है। कविता जी, आपके अनुसार एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या हो सकती है? जी, एक इन्फॉर्म्ड चॉइस होने का, लेबलिंग को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है कंज्यूमर के तरफ से, क्योंकि रेगुलेटर स्टैंडर्ड्स दे देगा, फूड बिजनेस ऑपरेटर क्या क्या कंप्लाई करना है वो लोग कंप्लाई करेंगे, कुछ इनएडवर्टेंटली भी मिस कर सकते हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेगुलेटर, फूड बिजनेस ऑपरेटर एंड कंज्यूमर। सो कंज्यूमर का भी इक्वली इम्पोर्टेंट रोल है लेबल में क्या दिया है। हम बहुत कुछ चीज में सर्विंग साइज मिस कर देते हैं। आजकल हम बताते हैं, मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी देखना हमारा आदत है, वो छोड़ के कौन सा इंग्रेडिएंट्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया होता है, अगर फैट ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, मतलब ये सारा कॉमन मैन को समझ आना चाहिए। सर्विंग साइज, एक पैकेट में चिप्स में 4 सर्विंग है तो हम पूरा पैकेट नहीं लेना चाहिए। ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारा हेल्थ के हिसाब से। अगर कुछ कंप्लेंट भी उधर हम मतलब कुछ इश्यूज है, कुछ टॉल क्लेम्स है, कंज्यूमर कैसे अप्रोच जी कविता जी, समय अब समाप्त हो रहा है, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, आपसे विदा लिया जाए। तो हमारे साथ आज जो भी श्रोता जुड़े और उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का पब्लिक स्पीक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मुकेश कुमार को अनुमति दीजिए, नमस्कार।